चलिए इंडिया बोल रहा कि आज की पहली खबर आपके सामने रखते हैं। आज हिंदुस्तान का सियासी हॉटस्पॉट रहा रायबरेली, क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड के बाद रायबरेली से नामांकन दाखिल किया और राहुल गांधी ने अपनी परंपरागत सीट अमेठी से नामांकन दाखिल नहीं किया। इसी सियासी मूव पर आज हर तरफ पूरे दिन चर्चा हो रही है, जमकर इस पर सियासत हो रही है और इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल ने अमेठी को क्यों छोड़ा, राहुल रायबरेली क्यों गए और इस मूव से कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? राहुल ने विरासत बचाई या फिर परंपरा गंवाई? लेकिन एक सच बात तो है जो किसी ने नहीं देखी, वो ये है कि सोनिया गांधी का पुत्र मोह, रायबरेली में क्या पुत्र मोह की वजह से हार गए राहुल गांधी? ये सवाल जितना जटिल है, जवाब भी उसका उतना कठिन है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रायबरेली की फिजा बदल गई है, क्योंकि यहां विरासत को संभालने फैमिली का सूरमा आ गया है। लेकिन पड़ोस में अमेठी मायूस है, क्योंकि अब पोस्टर से परिवार गायब हो चुका है। चुनावी सीट रायबरेली की हो या फिर अमेठी के, सियासत की रीत यही है कि राजनीति में ना तो कुछ परमानेंट होता है, ना ही कुछ टेम्परेरी। जो सियासत के खांचे में जीत के लिए फिट होता है, रणनीति वो ही अपनाई जाती है। रायबरेली भी इसी का बड़ा उदाहरण है। रायबरेली इसी बार सोनिया गांधी ने रिक्त की है। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा पहुंची हैं। सोनिया गांधी की विरासत राहुल गांधी को मिली। 2019 में केवल कांग्रेस रायबरेली की सीट जीत सकी थी। सोनिया की संवेदना और कांग्रेस की मजबूती जीत का आधार बन सकती है। अब यह सच है या नहीं, ये तो मतदाता जाने, लेकिन कहा यही गया कि अमेठी में सियासी लड़ाई राहुल के लिए टफ थी। इसीलिए रायबरेली में मां की विरासत को संभालने राहुल गांधी रायबरेली शिफ्ट हो गए। यह कुछ वैसा ही है जैसा वैदिक समाज या फिर प्राचीन भारतीय राजवंश में परिवार के बेटे को सत्ता का हस्तांतरण होता था। मां ने अपनी राजनैतिक विरासत की जमीन को बेटे के हाथों में सौंप दी, जिसके बाद कांग्रेस नेता भी इसी तर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल ने परंपरा छोड़ विरासत का दामन थामा है। राहुल का रायबरेली जाना पुत्र मोह की संवेदना है। मां बाप की विरासत संभालना पुत्र धर्म है। राहुल गांधी के पलायन को जिस भी चश्मे से देखा जाए, लेकिन सच तो यही रहेगा, सोनिया गांधी ने अमेठी से ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और जब राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत का पहला कदम रखा, तब भी मंजिल अमेठी ही थी। तब भी मां सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल के लिए अमेठी का त्याग किया था। आज एक बार फिर मां ने अपने बेटे राहुल के लिए रायबरेली का त्याग किया है। यानी देखा जाए तो इस रणनीति में सोनिया गांधी का त्याग भी है और बेटे राहुल का मां के नक्शे कदम पर चलने का आधार भी है। राहुल ने पहले पिता राजीव गांधी की विरासत को संवारा, हालांकि 2019 में वो हार गए। अब राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए हैं मां की विरासत को संभालने। वैसे तो रायबरेली से अमेठी की दूरी केवल 62 किलोमीटर की है, जिसे 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। लेकिन राजनीति में परसेप्शन ही सब कुछ होता है और राजनीति के जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी इस दूरी को पाटने में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि परसेप्शन गढ़ा जा चुका है कि राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ दिया। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं
और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। सियासी तंज तो अमित शाह भी कर रहे हैं और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार और सांसद स्मृति ईरानी भी कर रही हैं। और राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से केरल के वायनाड की दूरी तो 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जहां से राहुल गांधी कांग्रेस के लिए दूसरे चरण में लड़ाई लड़ चुके हैं। लेकिन वायनाड से भी राहुल के विरोध की आवाज अमेठी होते हुए रायबरेली तक जा पहुंची है। इनका अभी रायबरेली में नामांकित करना एक तरफ वायनाड की वोटर्स के लिए बहुत बड़ा उनके साथ नाइंसाफी है। क्योंकि एक बार भी वायनाड की जो वोटरों को बताया नहीं था कि इनका मंशा ये भी है कि दूसरा एक सीट से वो लड़ने का है, तो वो बताया नहीं है। तो ये खुलकर बताना चाहिए था, जो पॉलिटिकल मोरालिटी का एक बात है। तो ना बता के वायनाड की वोटर लोगों के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस पहले से जानती थी कि इस रणनीति से उस पर विपक्षी हमले तेज होंगे, इसीलिए राजनीतिक सुरक्षा कवच के लिए कांग्रेस ने अपने छत्रपों को पहले से तैनात कर दिया। मनोरंजन हो गया, भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग, शानदार विजय होगी राहुल जी की भी और के शर्मा जी की भी। सर मैंने उन्होंने खुद भी भाग के वाराणसी आए ना जी, हाँ पूछो उनको। लेकिन सवाल तो विश्वास पर तब उठता है जब कुछ पुराने साथी ही आला कमान के फैसलों को डर से भागने वाला बताने लगे, क्योंकि इससे मतदाता का खुद का विश्वास भी डोलने लगता है। अमेठी को लेकर के सबसे पहले राहुल गांधी जी जिस तरीके से वहां से भागे हैं, ऐसा लगता है जो पूरे हिंदुस्तान को जो वो कहते हैं, नौजवानों को कहते हैं कि डरना मत, लड़ना, ऐसा लगता है कि अमेठी में हारने के डर से वो भाग गए। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक बहुत ही बुरा असर डालेगा, उनका मनोबल तोड़ेगा। मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे। आप मेरी बाइट, मेरे ट्वीट्स देख लीजिएगा। और प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी। राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी से पलायन किया है, उनकी जगह कोई और नेता होता जो अपनी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेता, तो अगर राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना था तो फिर तो बनारस मोदी जी के सामने लड़ना चाहिए था। सीट अमेठी की हो या फिर रायबरेली की, 20 मई को राहुल गांधी, केएल शर्मा, स्मृति ईरानी और दिनेश प्रताप सिंह सभी की सियासी किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। 4 जून को यह फैसला सामने आएगा कि आखिर विरासत का मान रखा गया या फिर परंपरा का। लेकिन राहुल गांधी के लिए दोनों ही कसौटी काफी कड़ी है, क्योंकि उन्होंने तो परंपरा तोड़कर विरासत को चुना है,
लेकिन उनके मतदाता ऐसा करेंगे या नहीं, ये 4 जून को तय हो जाएगा। तो ये अमेठी उनके पिता यानी राजीव गांधी की भी सीट थी। इसके बाद उनकी मां सोनिया गांधी वहां से लड़ी और फिर बेटे के लिए उन्होंने सीट को छोड़ दिया। अब उसी सीट को वो छोड़ के रायबरेली पहुंच गए, जहां से उनकी मां चुनाव लड़ रही थी, और दोबारा मां ने त्याग किया और राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। इस पर विपक्ष को हमला करने का एक मौका मिल गया। विपक्ष का विरोध देखते हुए अब राहुल गांधी ने एक भावुक ट्वीट किया और कह रहे हैं कि रायबरेली से नामांकन मेरे लिए एक बहुत भावुक पल है। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है। और इसके बाद जब राहुल पुणे पहुंचे चुनावी रैली को, तो उस दौरान भी राहुल ने सभी विरोधियों को मंच से जवाब दिया। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो अब राहुल गांधी आखिरकार रायबरेली से अपनी मां की विरासत को संभालेंगे, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी की जीत होती है या नहीं, इसको लेकर अब समझना होगा आपको। वो मैं आपको विस्तार समझाऊंगा, क्योंकि जनता के फैसले की उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के भविष्य की नींव भी मजबूत होगी। अब आपको पहले समझाते हैं कि राहुल रायबरेली से जीत जाते हैं तो क्या होगा, इसके बाद बताएंगे कि हारने के बाद क्या होगा। अगर वो जीतते हैं तो राहुल रायबरेली से सांसद बन जाएंगे, कांग्रेस का राजनीतिक दांव सफल हो जाएगा, सोनिया गांधी की विरासत और कांग्रेस की सीट कायम रहेगी, यूपी में कांग्रेस की जमीन और मजबूत हो जाएगी और माना जाएगा कि रायबरेली ने राहुल को स्वीकार कर लिया है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी को एक नई संजीवनी मिल जाएगी, ये रणनीति है। लेकिन अगर राहुल गांधी रायबरेली सीट से भी चुनाव हार जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए काफी बुरा सेटबैक होगा, क्योंकि 2019 में सोनिया गांधी इस सीट से जीत हासिल की थी, वो लगातार वहां से जीतती आ रही है। ऐसे में अगर रायबरेली का किला ढह जाता है, क्योंकि 2019 में आखिरी किला था गांधी परिवार का जो बचा हुआ था मोदी लहर में, क्योंकि अमेठी हार गए थे, एकमात्र ये सीट थी जो गांधी परिवार की बची हुई थी। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए राजनीतिक जमीन बचानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। राहुल पर आरोप लगेगा कि जीत के लिए सीट भी बदली लेकिन जीत नहीं पाए। कांग्रेस का रहा सा सांगठनिक ढांचा भी टूट जाएगा, उसका मनोबल कार्यकर्ताओं का खत्म हो जाएगा। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस केवल बीता इतिहास बनकर रह जाएगी। तो ये रही पूरी बात, अगर समीकरण समझाने की जो मैंने कोशिश की। राहुल गांधी ने अमेठी से नामांकन जब किया, फिर बीजेपी के सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर रवि किशन ने चुटकी ली, क्योंकि उनको मौका मिल गया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। राहुल गांधी जी, हमको बड़ा दुख हुआ, पता चला कि आप अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कल रात को हम लोग प्रसन्न थे कि अब मजा आएगा, अब मतलब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो खेल ही आप बंद कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, वायनाड से मेरे सारे कार्यकर्ता जानना चाह रहे हैं, वायनाड से आप लड़ रहे हैं, फिर यूपी में काहे नहीं लड़ते हैं? यूपी से आप लोगों को सब कुछ दिया है, यूपी ने प्रधानमंत्री बनाया आप लोगों को, यूपी ने गांधी परिवार का नाम दिया, तो राहुल गांधी जी चीटिंग है, ये अच्छा नहीं भाई लोग, गलत कहला तू। काहे तू रायबरेली से लड़ा तड़ा, काहे ना अमेठी से लड़ला? सवारी हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी रहना, उनसे लड़ता, थोड़ा मजा। चुनाव तो वही होता है जब मजा होता है, वन साइड मैच थोड़ी मजा कोई लेता है। गलत कहला हो राहुल जी, एक मतलब मान जा, तू डरा गईला राहुल गांधी। तो अमेठी से चुनाव न लड़ने पर बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। अब आपको दो तस्वीर दिखाएंगे, वो इसलिए क्योंकि राहुल हो या फिर डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की मैं बात कर रहा हूं। देखिए दो तस्वीरें हैं, इनमें काफी समानता है। कैसे, इसे मैं आपको समझाता हूं। डिंपल यादव को सबसे पहले समाजवादी पार्टी की राजनीतिक विरासत 2012 में कन्नौज से मिली, जब अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट जीतने के बाद छोड़ दी थी। 2012 में उपचुनाव हुआ, डिंपल यादव वहां से जीतती हैं और 2014 में एक बार फिर से डिंपल ने कन्नौज से जीत दर्ज की, लेकिन 2019 में कन्नौज से उनको सुब्रत पाठक ने हरा दिया।
और अब 2024 के लिए डिंपल ने कन्नौज को छोड़कर मैनपुरी यानी जो उनकी सुरक्षित सीट है वहां का रुख कर लिया। राहुल गांधी भी 2019 में अमेठी से हार गए और 24 में वो रायबरेली पहुंच गए। तो ये दोनों तस्वीरों में ये समानता है। मैं समझती हूँ ये लोग जो परिवार पे हमला कर रहे हैं तो ये डर के कहीं ना कहीं ये डर है, कहीं ना कहीं कोई बात है जिसकी वजह से लगातार ये लोग परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे तो जनता डिसाइड करेगी और ये एक पार्टी का निश्चय है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है और कौन कहाँ से नॉमिनेशन फाइल करता है, तो उस पर उंगली हम नहीं उठा सकते हैं। राहुल गांधी की सीट तो फाइनल हो गई, लेकिन आपको याद होगा कल इसी इंडिया बोल रहा में मैंने आपको दो तस्वीर दिखाई थी। रायबरेली में प्रियंका गांधी का पोस्टर लगा था, अमेठी में राहुल गांधी का। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रियंका गांधी 18वीं लोकसभा में दिखेंगे या नहीं। तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर दिया और प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस के प्लान बी को भी बता दिया। दरअसल जयराम रमेश ने इशारा किया कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से और वायनाड से जीत जाते हैं तो फिर एक सीट तो उनको छोड़नी पड़ेगी, फिर प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव जीत सकती हैं और फिर संसद पहुंच सकती हैं। बहरहाल अमेठी की जनसभा में प्रियंका ने भी कहा कि हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, किसी को चुनाव मैनेज करने के लिए भी रहना होगा, तो इसलिए वो सियासी मैदान में नहीं है। अभी कांग्रेस ने प्रियंका के लिए धुआंधार प्रचार करने के लिए जिम्मेदारी दे रखी है और उनकी काफी डिमांड हो रही है। यूपी में और कई राज्यों में उनकी डिमांड हो रही है और लेकिन जयराम रमेश ने जो इशारा किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर गौर करना चाहिए। चुनावी शोर है और चुनाव प्रचार की होड़ चल रही है। सियासतदान दिन रात एक किए हुए हैं, उनकी रात की नींद उड़ गई है। ऐसे में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके गले की आवाज थमती जा रही है, भाषण देते देते गला बैठ जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो दर्द से कराह उठे। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दरअसल बिहार के झंझारपुर में तेजस्वी यादव एक रैली करने पहुंचे थे। मंच पर उन्होंने रैली को संबोधित किया, लेकिन जब वो उतर रहे थे उस दौरान पैर उनका मुड़ गया, उनके पैर में मोच आ गई, वो दर्द से कराह उठे। इसके बाद उनके जो कार्यकर्ताओं ने, पुलिस जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने उनको संभाला और फिर देखिए उनको गाड़ी तक बैठाया। इसके बाद कहा गया कि आज वो दरभंगा में रुकेंगे और फिर वहीं पर उनका इलाज कराया गया। ये भी एक तस्वीरें हैं, व्यस्त कार्यक्रम है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और आज की बड़ी खबर, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। देखेंगे, ये देखिए सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार था। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन नामांकन दाखिल करने से पहले पूरा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी एक भव्य रोड शो करेंगे और इसके बाद 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे और उसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 1 जून को वहां पे चुनाव होना है 7वें चरण के तहत। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब नामांकन दाखिल करने वहां पहुंचेंगे उसके पहले एक भव्य रोड शो होगा और इसके लिए सारी तैयारियां अभी से की जा रही हैं। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इसको लेकर पूरी रणनीति और सारी तैयारियां कर रहे हैं और 7वें चरण में यहां मतदान होना है। इंडिया बोल रहा में अब बात उस खबर की जिस पर सबकी निगाहें टिकी। हम बात कर रहे हैं यूपी के कैसरगंज सीट से, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन खबर यह है कि बीजेपी आलाकमान की ओर से ब्रजभूषण शरण सिंह को एक फोन किया गया और जिसमें करीब 2.5 मिनट की बातचीत के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पीछे हट गए। अब सवाल यह उठता है कि ब्रजभूषण को कॉल करने वाला कौन था और कैसे वो मान गए। एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए और समझिए। देश की हॉट सीट में से एक यूपी की कैसरगंज सीट पर इस वक्त सियासी पारा हाई है। मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट चुका है, उनकी जगह बेटे करण भूषण मैदान में हैं। पहले खबर थी कि ब्रजभूषण चुनावी मैदान से पीछे नहीं हटने वाले, लेकिन तभी उनके पास बीजेपी आला कमान की ओर से एक कॉल जाती है और सारा खेल हो जाता है।
तारीख 22 अप्रैल 2024। ये वो तारीख थी जब बृजभूषण टिकट मिलने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आते हैं। ये वही तारीख थी जब कैसरगंज के सांसद दिल्ली से वापस अपने क्षेत्र में लौटते हैं और फिर ऐलान बृजभूषण की ओर से होता है, जिसमें कहा जाता है बारात तैयार है, बस दूल्हे का इंतजार है। बृजभूषण इस दौरान पूरे कॉन्फिडेंट थे। इस चुनावी सभा में उन्होंने कहा था, मेरा टिकट करीब करीब फाइनल है, तैयारी करने के लिए भी कह दिया गया है। लेकिन बृजभूषण जिस उत्साह से दिल्ली से वापस आए थे, वो उत्साह 1 मई की शाम तक खत्म हो गई। बृजभूषण का पत्ता कट चुका था। न चाहते हुए भी अपनी ही सीट पर बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। लेकिन यह सब संभव तब हो पाया जब बृजभूषण के पास दिल्ली से एक फोन गया। इस फोन कॉल में जिन जिन बातों का जिक्र हुआ, उसके बाद बृजभूषण की एक ना चली। बीजेपी आला कमान की बातें उन्हें माननी पड़ी। मसलन पश्चिम बंगाल का संदेश खाली, कर्नाटक का यौन शोषण केस का जिक्र होता है। इस बात का जिक्र इसलिए भी किया जाता है क्योंकि बृजभूषण पर महिला पहलवानों की ओर से कुछ ऐसा ही आरोप लगा हुआ है। पार्टी की ओर से बृजभूषण को कहा जाता है, यदि ऐसी परिस्थितियों के बीच आपको टिकट दिया गया तो ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। जिसके बाद सबसे पहले बेटे प्रतीक भूषण को उम्मीदवार बनाने की बात होती है। लेकिन फिर बृजभूषण ने प्रतीक के लड़ने से इनकार कर दिया। फिर कुछ देर और बात होती है और बृजभूषण के छोटे बेटे करण भूषण का नाम फाइनल हो जाता है। ये सहमति बृजभूषण ने क्यों दी, इसे भी समझना बेहद आसान है। बृजभूषण के बड़े बेटे प्रतीक गोंडा सदर से विधायक हैं। आसान भाषा में कहें तो राजनीति में स्थापित हो चुके हैं। लेकिन करण भूषण की राजनीतिक पारी अभी शुरू नहीं हो पाई थी। ऐसे में अगर करण भूषण सांसद बनते हैं तो भविष्य में उनके लिए भी राह आसान होगी, यानी बृजभूषण के दोनों बेटे सेट। तैयारी जो करना है जनता को करना है। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हैं। आसपास के कई जिलों के गोरखपुर, बनारस, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, सारे जगह कार्यकर्ता जुटे हैं और अभी गोंडा चलेंगे। हमको लगता है ठीक ठाक रहेगा। आपने कहा था दाबम दाम मचा देंगे, कब तक चलेगा दाबम दाम? अब दावम दाम तो शुरू हो गया ना। भले ही बृजभूषण एक पिता के रूप में अपने दोनों बेटों को सेट कर खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है, उनकी राजनीतिक करियर पर फिलहाल विराम लग चुका है। पहले बीजेपी आलाकमान से खुद के लिए टिकट मांगने पर वो अड़े रहे, लेकिन देश में हुई 2 बड़ी घटनाओं ने उनके सियासी पारी पर ब्रेक लगा दिया। इसमें पहली घटना है बंगाल का संदेश खाली। भले ही संदेश खाली का मुद्दा बंगाल से जुड़ा हो, लेकिन असर देश भर में देखने को मिला। एक और पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में अगर बृजभूषण को टिकट दिया जाता तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। कर्नाटक में अश्लील वीडियो रैकेट। वही संदेश खाली का मुद्दा अभी चल ही रहा था कि तभी कर्नाटक में एनडीए प्रत्याशी का अश्लील वीडियो रैकेट सामने आ जाता है। बीजेपी से गठबंधन करने वाली जेडीएस के सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के इस वीडियो ने सियासी घमासान मचा दिया और पार्टी बैकफुट पर आ गई। इसका असर ये हुआ कि अगर पार्टी बृजभूषण को टिकट देती तो इस मुद्दे को तुरंत कर्नाटक से जोड़ दिया जाता। इसलिए 28 अप्रैल को ही बृजभूषण को टिकट न देने पर फैसला कर लिया गया था। हालांकि इसका ऐलान बाद में होता है।
बृजभूषण समाजवादी पार्टी के करीबी भी माने जाते हैं। 2009 में सपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। बृजभूषण कई बार अखिलेश की तारीफ भी कर चुके हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि बीजेपी पूरी तरह बृजभूषण से किनारा नहीं कर सकती। बीजेपी के लिए कैसरगंज सुरक्षित सीट है। ऐसे में अगर बृजभूषण पार्टी बदलते तो पार्टी को नुकसान हो सकता था। फिलहाल बृजभूषण के बेटे को टिकट देकर बीजेपी ने मामला शांत कर लिया, लेकिन ये कदम कितना असरदार साबित होगा ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। इंडिया बोल रहा मैं बात होगी हैदराबाद के स्कॉलर रोहित वेमुला की, जिसने 8 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। और तब रोहित वेमुला की मौत पर कांग्रेस समेत तमाम दलों ने जमकर बवाल मचाया था। तमाम यूनिवर्सिटी में उस वक्त खूब हंगामा हुआ था, बवाल काटा गया था और सरकार पर दलितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। इकोसिस्टम ने बीजेपी को दलित विरोधी बताने की पूरी कोशिश की थी। यहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने रोहित वेमुला के जरिए दलित कार्ड चला था। लेकिन अब रोहित वेमुला आत्महत्या के मामले में तेलंगाना पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी और जिसने राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों की पोल खोल कर रख दी। पूरी खबर आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जिस रोहित वेमुला को राहुल गांधी ने दलित साबित करने के लिए क्या क्या नहीं किया, जिस रोहित वेमुला के बहाने राहुल गांधी पिछले 8 सालों से बीजेपी को दलित विरोधी बताने की कोशिश कर रहे थे, वो रोहित वेमुला तेलंगाना पुलिस की जांच में दलित नहीं निकला। जबकि तेलंगाना में राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस की ही सरकार है। ऐसे में ये तीसरे चरण के चुनाव से पहले राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है। तेलंगाना पुलिस ने वहां के हाई कोर्ट में रोहित वेमुला हत्याकांड मामले को लेकर जो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें लिखा है कि हैदराबाद का स्कॉलर रोहित वेमुला दलित नहीं था। रोहित वेमुला वदेरा जाति से ताल्लुक रखता था, जो कि पिछड़ा वर्ग में आता है। जांच में रोहित के सभी सर्टिफिकेट फर्जी मिले। रोहित को भी पता था कि वो दलित नहीं था। रोहित की मां ने फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवा कर दिया था। भेद खुलने के डर से रोहित ने आत्महत्या कर ली। रोहित की मौत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। रोहित वेमुला केस में सभी आरोपी बेगुनाह हैं। ये केंद्र सरकार की तरह हम संवेदनशील थे उस वक्त भी और आज भी हैं, लेकिन तो सवाल उन लोगों पे उठना चाहिए कि इसी रोहित वेमुला के चक्कर में 1.5 महीने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया गया था। कहा गया था कि दलित विरोधी है नरेंद्र मोदी, आदिवासी विरोधी है नरेंद्र मोदी। यही राहुल गांधी थे, ये फर्जी झूठे राहुल गांधी उस वक्त नाटक कर रहे थे। आज उन्हीं की सरकार है ना, कांग्रेस की सरकार है। गलती से ये रिपोर्ट फाइल हो गई है, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं गई होगी, नहीं तो ये रिपोर्ट फाइल नहीं करने देते। रोहित वेमुला मामले में तेलंगाना पुलिस ने हाई कोर्ट में ये क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। जब देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है, चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। अपने विरोधी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर जनता की आंखों में धूल झोंकने की भी कोशिश की जा रही है। और कुछ ऐसा ही हैदराबाद के तथाकथित दलित स्कॉलर रोहित वेमुला आत्महत्या मामले में भी देखने को मिला है। लेकिन तेलंगाना पुलिस की जांच रिपोर्ट ने कांग्रेस की गंदी राजनीति की पोल खोल कर रख दी। 2016 में जब रोहित वेमुला की मौत हुई थी, तो देश भर के शिक्षण संस्थानों में इसको जातिगत रंग देने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ धरने पर बैठकर भूख हड़ताल भी की थी। वहीं 2022 में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना पहुंची थी, तो रोहित वेमुला की मां को भी इसमें शामिल किया गया था। और तब राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा था, सिर्फ दलित होने के चलते रोहित वेमुला के साथ अत्याचार हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। साल बीत गए हैं, लेकिन वो आज भी प्रतिरोध के प्रतीक है और उनकी साहसी मां उम्मीद का प्रतीक। अंत तक संघर्ष करने के लिए रोहित मेरा हीरो है, मेरा एक भाई जिसके साथ गलत हुआ। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से रोहित को दलित साबित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन तेलंगाना में मौजूद कांग्रेस की सरकार और वहां की पुलिस ने ही राहुल के इस झूठ में साथ नहीं दिया और जांच में साबित हो गया कि रोहित वेमुला दलित नहीं था। आपको बता दें कि रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी का छात्र था और उसने 17 जनवरी 2016 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में सिकंदराबाद से तत्कालीन बीजेपी सांसद बंडारू दत्तात्रेय समेत
कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। रोहित वेमुला समेत उनके संगठन पर आरोप लगा था कि वो आतंकी याकूब मेमन की फांसी का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद रोहित का मासिक मानदेय 25,000 रुपए रोक दिया गया था। आत्महत्या से कुछ दिन पहले रोहित वेमुला समेत 4 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया गया था और इस पूरे मामले के बीच रोहित वेमुला को दलित छात्र के रूप में पेश किया गया था। लेकिन तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट ने राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के दलित कार्ड की पोल खोल कर रख दी है और इसका नुकसान विपक्षी गठबंधन को बचे हुए चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। फिलहाल कांग्रेस अब रोहित वेमुला आत्महत्या मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इंडिया बोल रहा में बात उस खबर की जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परेशानी में डाल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में हैं। उनके ऊपर कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और आज इसी मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव की वजह से अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। क्योंकि यह मामला काफी लंबा खिंचेगा, ऐसे में विचार किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चौथे चरण के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की, आप देखिए। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इसी के साथ ही आज का दिन केजरीवाल के लिए राहत लेकर आया। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर विचार कर सकते हैं, ताकि केजरीवाल चुनावी कैंपेन में शामिल हो सके। इसी के साथ ही कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को बताया जाए। हमें अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है। हम 7 मई को इस पर सुनवाई करेंगे। अब 7 मई को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन कोर्ट की आई टिप्पणी से लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल चौथे फेज के चुनाव से पहले बाहर आ जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और केजरीवाल की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी पहुंचे थे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब है। तब सिंघवी ने जवाब दिया कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव है, 23 मई को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने पूछा कि चुनाव की तारीख की घोषणा कब हुई थी। तब सिंघवी ने जवाब दिया कि चुनाव की घोषणा 16 मार्च को हुई और गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से फिर पूछा कि अगर आम आदमी पार्टी मामले में मुख्य आरोपी है तो जब तक पार्टी के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती, क्या अरविंद केजरीवाल खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि अगर सुनवाई अधिक समय लगेगी तो हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने को तैयार है, विचार कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में अब 7 मई को इस पर सुनवाई होगी। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल की रिहाई होती है तो क्या होगा, अब वो भी आप जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर आपके चुनावी कैंपेन में बहुत तेजी आ जाएगी। मुख्य प्रचारक है वो। अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया है और इसलिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल जेल जाने के मुद्दे से सहानुभूति लेने की पूरी कोशिश करेंगे और आक्रामक होकर बीजेपी पर निशाना साधेंगे। ज्यादा दिन अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहे तो पार्टी बिखर सकती है। ऐसे में उनके बाहर आने पर पार्टी में एकजुटता आएगी। तो ये रही अगर वो बाहर आते। दरअसल आपको बता दें कि 25 मई को वोटिंग होनी है दिल्ली में, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आए तो आम आदमी पार्टी को इसका फायदा जरूर होगा। तो ये अरविंद केजरीवाल को लेकर बात रही। तो अब अगली खबर का रुख करते हैं। इंडिया बोल रहा में जो अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां पर शिवसेना के एक नेता के हेलीकॉप्टर हवा में लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हादसे की ये 3 तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। 3 विध्वंसक तस्वीरें अलग अलग हेलीकॉप्टर क्रैश की हैं। जरा सोचिए, इस हादसे के वक्त जो भी वहां मौजूद देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। ये कोई पहली दफा नहीं है कि जब कांग्रेस के नेता इस तरीके से महिला उम्मीदवारों पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मंडी से बीजेपी के उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ऐसा ही विवादित ट्वीट किया था, और जिसके बाद कांग्रेस की काफी आलोचना हुई थी। और अब जीतू पटवारी, जो खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वो इस पद पर रहते हुए बीजेपी के एक महिला नेत्री के खिलाफ इस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं और कांग्रेस मुश्किल में डाल रहे हैं। इमरती देवी पर जैसे ही जीतू पटवारी ने विवादित बयान दिया, बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा सीट से उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा खोल दिया। और आगे आपको बताएं कि इसके अलावा बैतूल के घोड़ा डोंगरी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के खिलाफ जमकर नारे लगाए, उन्हें काले झंडे दिखाए, और इंदौर में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जीतू पटवारी के घर पर चूड़ियां लेकर पहुंच गई। और इन सबके बीच इमरती देवी की शिकायत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ डाबरा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इतना घटिया बयान पीछे करो, नीचे करो थोड़ा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। तो आप देखिए, चौतरफा विरोध हो रहा है। इसके अलावा डिबरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि जब मामला तूल पकड़ता गया, तब जीतू पटवारी ने अपने विवादित बयान के लिए माफी मांग ली है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने किसी व्यक्ति से भिंड में बीजेपी के उम्मीदवार संध्या राय की जगह कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह भरैया को समर्थन दिलाने की बात कही। और इस ऑडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी इसे कांग्रेस की साजिश बता रही है। और इसी बीच जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर विवादित बयान देकर बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक बड़ा मौका दे दिया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता ने महिला नेता को लेकर इस तरह का बयान पहली बार दिया। उसके पहले भी एमपी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान दे चुके हैं। और ये देखिए, जीतू पटवारी ने क्या, मेरे बयान को गलत संदर्भ में लिया गया, इमरती देवी मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन मां समान होती हैं, सवाल से बचना चाहता था, किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो इसके लिए माफी। ये देखिए, जीतू पटवारी का जब चौतरफा विरोध हुआ, तब जाकर उन्होंने एक्स पर माफी मांगी है और कहा कि वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, मेरा मकसद किसी की भावना आहत करना नहीं था, और अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इमरती देवी को सिर्फ जीतू पटवारी की तरफ से इस तरह से बयान दिया गया है। इसके पहले कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहा था, जबकि दिग्विजय सिंह ने एक सांसद को टंच माल बोला था, वो आपको याद होगा। लेकिन जीतू पटवारी ने जिस वक्त ये बयान दिया वो काफी अहम है। बीजेपी अब इसे कांग्रेस को महिला विरोधी बताने के लिए जुट गई है और कह रही है कि कांग्रेस की मानसिकता ही महिला विरोधी है। अब देखिए किस तरीके से उस पर सियासत हो रही है, ये हमने आपके सामने रखा, और महिला विरोधी बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया बोल रहा में आज की सबसे गंभीर खबर है, जिस पर काफी संशय है, लोगों के अंदर डर है, उसका विश्लेषण करते हैं। तो इंडिया बोल रहा में अब बात होगी कोविशील्ड वैक्सीन की, जिसको लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। जब से कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की कोर्ट में कहा कि वैक्सीन से हार्ट अटैक के साथ खून जमने की समस्या हो सकती है, और जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई सब डरे हुए हैं। ऐसे में लोगों का डर खत्म करने के लिए सामने आए हैं और आईसीएमआर के सुपरमैन वैज्ञानिक डॉक्टर आर गंगा। उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर क्या कहा, आपको पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर मचा घमासान।
आईसीएमआर के सुपरमैन ने लगाया कोरोना वैक्सीन की अफवाहों पर विराम। कोरोना वायरस का कहर तो खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए वैक्सीन ने देश दुनिया के करोड़ों लोगों की टेंशन बढ़ा रखी है। खासकर जब से एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की कोर्ट में यह कबूल किया कि उसके बनाए गए कोविशील्ड वैक्सीन ने हार्ट अटैक और खून के थक्के जमने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। उसके बाद से जिसने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवा रखी है, उसे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं वो भी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में तो नहीं आ गया। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर काफी ज्यादा अफवाहें भी उड़ रही हैं। डर के इस माहौल में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर आर गंगाखेडकर ने वैक्सीन को लेकर उड़ रही अफवाहों पर ब्रेक लगाया और कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट बहुत कम मामलों में ही होते हैं, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सुपरमैन नाम से मशहूर डॉक्टर खेडकर ने कहा, वैक्सीन लेने वालों को टीटीएस की समस्या अब नहीं होगी, क्योंकि खून के थक्के जमने जैसी परेशानी पैदा करने वाला टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम सिर्फ वैक्सीन लेने से 5 से 30 दिन के अंदर हो सकता है। कंपनी ने भी माना कि वैक्सीन से बहुत कम लोगों को परेशानी हो सकती है और वैक्सीन के फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा हैं। जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लेंगे, टीटीएस का खतरा उतना ही कम हो जाता है। दरअसल भारत में जब से कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई, उसके बाद से इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से हार्ट अटैक की घटनाएं जो बढ़ी हैं, उसकी बड़ी वजह कोरोना वैक्सीन को माना जा रहा है। और एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे से भी ये साफ हो गया है कि चाहे कोविशील्ड हो या फिर कोई और वैक्सीन, उसने लोगों को कोरोना से तो बचाया, लेकिन दिल को कमजोर बना दिया। और भारत में भी कोविशील्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वहीं कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने इसके बहाने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवा ली हो, लेकिन हम हैं जिन्होंने नहीं लगवाई। अब हम सरकार से कहेंगे कि जैसे फ्री वैक्सीन लगवाई, जो जानकारी मिल रही है कि अब लोग अपना हार्ट दिखवाना चाहते हैं, जांच करवाना चाहते हैं, और जिन लोगों ने फ्री वैक्सीन लगवाई, बीजेपी के लोगों ने, कम से कम हमारे गरीब लोगों का ये इंतजाम करें कि कोई अस्पताल हो, बड़े से लेके छोटा तक, हमारे गरीबों की जांच फ्री हो, ईसीजी फ्री हो, कम से कम उनकी जान बचाई जा सके। आपको बता दें, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका पर ब्रिटेन में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन से खून के थक्के जमने जैसी परेशानी हुई है और कई लोगों की मौत भी हुई। एस्ट्राजेनेका ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई और भारत में इसके खिलाफ लोग मामले दर्ज करा रहे हैं और काफी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, जिस पर आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर आर गंगाखेडकर ने ऐसे लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी और कहा कि किसी भी दवाई या वैक्सीन के कुछ दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें फायदों को भी ध्यान में रखना चाहिए। वैक्सीन बनने के बाद भी वैज्ञानिक इसकी सुरक्षा पर नजर रखते हैं और भारत में कोविशील्ड समेत सभी वैक्सीन ने अच्छा काम किया है। कोविड से जुड़े एक सरकारी दल के सीनियर अधिकारी ने बताया कि भारत में 90% लोगों को लगी कोविशील्ड वैक्सीन ने अच्छा काम किया और टीटीएस के गंभीर खतरे के बावजूद भारत में इसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। वहीं कई एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीन लगवाने वाले 10 लाख लोगों में से सिर्फ 7 से 8 लोगों को ही इसके साइड इफेक्ट के खतरे हो सकते हैं। ऐसे में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों पर ज्यादा ध्यान न दें
हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो तो डॉक्टर से जरूरी सलाह जरूर लें।